प्यारे दोस्तों, स्टोरी नेस्ट 1993 के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो पैसे के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। यह सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि पैसे की मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर एक गहरा, विचारोत्तेजक और सरल चर्चा है। इस किताब में मॉर्गन हाउसल हमें पैसे, निवेश और समृद्धि के बारे में सिर्फ गणित और फॉर्मूले नहीं सिखाते, बल्कि वे समझाते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारा बचपन, हमारा सामाजिक परिवेश और हमारे मन के भीतर चलने वाली लड़ाइयां हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। क्यों एक बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसे के मामले में गलत फैसले ले लेता है? क्या धनवान बनना सिर्फ बुद्धिमत्ता का खेल है या फिर धैर्य और व्यवहार की परीक्षा है? काफी शब्द की ताकत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में सरल हिंदी में कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो बिना देर किए आइए डुबकी लगाते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की दुनिया में और जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारे मन की एक जटिल मगर समझी जा सकने वाली भावना कैसे है। स्टोरी नेस्ट 1993 की इस यात्रा में आपके साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, धन, भाग्य और जीवन के बुनियादी सबक। प्रस्तावना: एक अलग तरह की पैसे की किताब। ये किताब पैसे के बारे में तो है, लेकिन इसमें आपको बजट बनाने, स्टॉक पिक करने या रिटायरमेंट प्लानिंग के फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। ये किताब मनोविज्ञान के बारे में है, उन ताकतों के बारे में जो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को अदृश्य रूप से नियंत्रित करती हैं। ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे सामान्य लोग, जिनके पास कोई खास आर्थिक शिक्षा नहीं है, पैसे के मामले में अजीबोगरीब, तर्कहीन और कई बार आत्मविनाशकारी फैसले लेते हैं। पैसा तकनीकी नहीं, बल्कि एक मानवीय घटना है। 1000 रुपए का नोट अपने आप में कुछ नहीं करता। उसका मूल्य उस इंसान के दिमाग में है जो उसे पकड़ता है। और चूंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग अनुभवों, संस्कृति, भावनाओं और विश्वासों से गढ़ा होता है, इसीलिए पैसे को लेकर हमारे नजरिए और व्यवहार में भी भारी अंतर होता है। इस किताब का लक्ष्य आपको यह समझाना है कि पैसे के साथ सफलता का संबंध बुद्धिमत्ता IQ से कम और व्यवहार बिहेवियर से ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि उनकी सफलता का राज उनकी बुद्धिमत्ता या ज्ञान नहीं, बल्कि उनका तर्कसंगत व्यवहार है। और यह व्यवहार हमारे मनोविज्ञान से आता है। हमारा मन पैसे का असली मैदान कोई भी पागल नहीं है। नो वन्स क्रेजी। आपको लगता है कि जो लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के भारी ब्याज देते हैं या जो बाजार के उच्चतम स्तर पर शेयर खरीद लेते हैं, वे पागल हैं। लेकिन असलियत यह है कि वे आपके दृष्टिकोण से पागल हैं। हर व्यक्ति पैसे के बारे में फैसले अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर लेता है, खासकर उन युवावस्था के अनुभवों के आधार पर जब उसका वित्तीय विश्व दृष्टि वर्ल्ड व्यू बन रहा होता है। उदाहरण: मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म 1970 के दशक में भारत में हुआ, जब मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में थी और आर्थिक उथल पुथल थी। वह व्यक्ति आज भी सोने या जमीन में निवेश को सबसे सुरक्षित मानेगा, भले ही आज म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न दे रहे हों। दूसरा उदाहरण: एक और व्यक्ति जिसने 2008 का वित्तीय संकट देखा, हो सकता है कि वह शेयर बाजार से हमेशा डरता रहे, जबकि 2010 के बाद कैरियर शुरू करने वाला युवा बाजार में गिरावट को डिस्काउंट सेल समझे। सबक: पैसे के मामले में दूसरों के फैसलों को पागलपन कहने से पहले उनके पीछे के अनुभवों को समझने की कोशिश करें और खुद के लिए ये जाने कि आपके अपने वित्तीय फैसले भी आपकी अपनी जीवन यात्रा से प्रभावित है। कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के अनुभवों से सीखें, न कि सिर्फ अपने ही अनुभवों से। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हम अक्सर किसी की सफलता को पूरी तरह से उसकी मेहनत और असफलता को पूरी तरह से उसकी गलती मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। यादृच्छिकता, रैंडमनेस के, जो अच्छे और बुरे नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं,
भाग्य का उदाहरण, एक डेवलपर ने 2010 में किसी क्रिप्टो करेंसी में मजे के लिए कुछ हजार रुपए लगाए और आज करोड़पति बन गया। क्या यह उसकी गहन निवेश समझ थी? नहीं, यह लगभग पूरी तरह भाग्य था। उसी समय हजारों अन्य लोगों ने ऐसे ही प्रयोग किए और सब कुछ गंवा दिया। जोखिम का उदाहरण, 1990 के दशक में एक होनहार इंजीनियर ने सब कुछ छोड़कर एक .com कंपनी शुरू की। वह बिल गेट्स बन सकता था, लेकिन एक गलत तकनीकी फैसले या बाजार की मंदी ने उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया। क्या यह उसकी अयोग्यता थी? जरूरी नहीं, यह जोखिम का खेल था। सबक, इस बात को स्वीकार करें कि भाग्य और जोखिम हर सफलता और असफलता में मौजूद है। इसलिए 1. सफल लोगों की नकल करते समय सावधान रहें। हो सकता है आप सिर्फ उनके भाग्य की नकल कर रहे हों, जिसकी पुनरावृत्ति असंभव है। 2. अपनी सफलता में विनम्र बने, क्योंकि उसमें भाग्य का हाथ हो सकता है। दूसरों की असफलता पर कठोर मत बनिए, क्योंकि हो सकता है वे सिर्फ अप्रिय जोखिम के शिकार हों। वित्तीय नियोजन का एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझना है कि जोखिम और भाग्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। कभी पर्याप्त मत होता, नेवर इनफ। एक बार प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर राजीव सेठ, काल्पनिक नाम, एक पार्टी में गए। उनके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर थे। पार्टी में एक बुजुर्ग निवेशक ने उनसे पूछा, तुम और कितना चाहते हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। राजीव ने जवाब दिया, पर मैं और चाहता हूं। कुछ साल बाद अत्यधिक जोखिम लेने के चलते राजीव ने सब कुछ गंवा दिया। कभी पर्याप्त नहीं था का यह मानसिक जाल सबसे खतरनाक वित्तीय मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में से एक है। यह तब होता है जब समाज में हैसियत बनाए रखने की, औरों से आगे निकलने की या बस और पाने की ललक हमें उन जोखिमों की ओर धकेल देती है जो हमारे पास पहले से मौजूद सब कुछ को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसे पहचानिए। पर्याप्त की परिभाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, ना कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या सोशल मीडिया की। जब आपके पास वह हो जो आपकी बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और कुछ सुख सुविधाओं को पूरा करता है, तो और अधिक के पीछे भागना एक मानसिक बीमारी बन जाता है। सबसे बड़ा जोखिम, जोखिम सिर्फ पैसे गंवाना नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम है प्रतिष्ठा गंवाना, परिवार को खो देना, आजादी और खुशी से समझौता करना। और की चाह में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम जिस चीज की कीमत पर और पाना चाहते हैं, वह हमारे पास पहले से मौजूद सबसे कीमती चीज है। सबक, सबसे शक्तिशाली वित्तीय शब्द पर्याप्त है। अपने लिए पर्याप्त को डिफाइन करें, और एक बार जब आप उसे पा लें तो उन जोखिमों से बचें जो उसे छीन सकते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति अक्सर आपकी कमाई की क्षमता नहीं, बल्कि संतोष की क्षमता होती है। मिश्रित यौगिक, द मैजिक ऑफ कॉम्पाउंडिंग। वॉरेन बफेट का 94% धन उसकी 60 वर्ष की आयु के बाद बना है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। बफेट कोई जादूगर नहीं है, वह सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने लगातार 75 वर्षों तक अपने पैसे को यौगिक वृद्धि कॉम्पाउंडिंग के हवाले कर रखा है। यौगिक वृद्धि गणित का 8वां आश्चर्य है। इसे समझना आसान है, लेकिन इसकी शक्ति का एहसास करना मुश्किल, क्योंकि मानव मस्तिष्क रैखिक, लीनियर सोच के लिए बना है, जबकि यौगिक वृद्धि वक्रीय एक्सपोनेंशियल है। रैखिक सोच, अगर आप 8% सालाना रिटर्न पर 10 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि 30 साल में 30-80 हजार का 24 लाख रुपए का मुनाफा होगा। कुल राशि होगी 34 लाख रुपए। यौगिक वास्तविकता 8% की यौगिक दर से 30 साल में आपका 10 लाख रुपए बन जाएगा, 1 करोड़ रुपए से भी अधिक, यानी 90 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा। सबक, धन का निर्माण समय और धैर्य से होता है, न कि बुद्धिमत्ता या गतिविधि से। यौगिक वृद्धि के लिए 3 चीजें चाहिए। 1. समय, जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर। 2. निरंतरता, छोटी रकम भी लगातार निवेश करते रहना। 3. दर, रेट ऑफ रिटर्न, यह महत्वपूर्ण है लेकिन समय और निरंतरता के मुकाबले कम। 15% रिटर्न 30 साल तक पाना लगभग असंभव है, लेकिन 8 से 12% रिटर्न पर भी लंबे समय तक बने रहने से अकल्पनीय परिणाम मिल सकते हैं। अपने वित्तीय जीवन का डिजाइन यौगिक वृद्धि के इर्द गिर्द करें। इसका मतलब है जल्दी शुरुआत, बचत की आदत
और लंबी अवधि के लिए निवेश करना। छोटे छोटे सही फैसलों को लंबे समय तक दोहराते रहने से ही महान परिणाम मिलते हैं। समय, धैर्य और स्वतंत्रता, समय की जादूगरी। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दौलत कमाना और दौलत बनाए रखना दो अलग अलग कौशल है। पहले के लिए जोखिम लेना, आक्रामकता, आशावाद और कभी कभी भाग्य चाहिए। दूसरे के लिए डर, संयम और यह समझ चाहिए कि दुनिया में बहुत सी चीजें यादृच्छिक है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दौलत कमाई है उनमें से बहुतों ने उसे बनाए नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आप बड़े जोखिम लेते हैं। लेकिन जब आपके पास दौलत आ जाती है तो आपका फोकस और कमाने से हटकर जो है उसे बचाने पर आ जाना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते। उदाहरण, क्रिकेट की दुनिया में एक नया खिलाड़ी स्कोर बनाने के लिए रिस्की शॉट खेलता है, लेकिन एक स्थापित बल्लेबाज जिसकी पारी चल रही है वह स्कोर बनाने से ज्यादा विस्की बचाने पर ध्यान देता है। वित्तीय दुनिया में भी यही सच है। सबक, धन प्रबंधन की रणनीति आपकी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। धन अर्जन चरण, वेल्थ गेटिंग, यहां आप इक्विटी, शेयर जैसे उच्च विकास वाले एसेट में निवेश पर जोर दे सकते हैं। धन संरक्षण चरण, वेल्थ कीपिंग, यहां आपका जोर सेफ्टी पर होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो संतुलित हो, जिसमें डेट, ओढ़, सोना, रियल एस्टेट जैसे स्थिर एसेट भी हों, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव में आपका मन शांत रहे। दौलतमंद बने रहने की कुंजी है विनम्रता। ये समझना कि आपकी सफलता में भाग्य और बाहरी परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और इसलिए अत्यधिक जोखिम से बचना, ताकि एक बुरी किस्मत का एक दिन आपकी सारी मेहनत को मिटा ना दे। स्वतंत्रता पर एक बड़ी साजिश। पैसे का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शानदार कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े? नहीं। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है समय और स्थान पर आपका नियंत्रण, यानी स्वतंत्रता। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम ना करें जिसे आप पसंद नहीं करते। आप किसी ऐसी जगह रहने को मजबूर ना हो जहां रहना ना चाहते हो। आप अपने समय का उपयोग अपनी शर्तों पर कर सकें। यही वह अदृश्य लाभ है जो दौलत खरीद सकती है और जो भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए आपकी मासिक जरूरतें 50,000 रुपए हैं। अगर आपके पास 1.1 करोड़ रुपए का निवेश है जो सालाना 4% डिविडेंड या ब्याज देता है, मासिक 50,000 रुपए, तो आपके पास विकल्प है। आप चाहे तो नौकरी छोड़ सकते हैं या कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें पैसा कम है मगर संतुष्टि ज्यादा। यही स्वतंत्रता है। साजिश क्या है? समाज और विज्ञापन हमें यह भ्रम देते हैं कि पैसा चीजें खरीदने के लिए है। वे हमें एक दौड़ में डाल देते हैं जहां हम और अधिक कमाते हैं और उससे और अधिक चीजें खरीदते हैं, जिससे हमें और अधिक कमाने की जरूरत पड़ती है। यह एक चूहा दौड़, रैट रेस है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। सबक, अपने वित्तीय लक्ष्यों को कितना कमाना है से हटाकर मुझे कितना चाहिए मेरी वांछित स्वतंत्रता पाने के लिए पर केंद्रित करें। इसका मतलब है कि अपनी जीवन शैली को नियंत्रण में रखना, अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करना और उस पर्याप्त राशि को पाने पर काम करना जो आपको वह स्वतंत्रता दे सके। यह आपकी सबसे बड़ी वित्तीय उपलब्धि होगी। मन की शांति का मॉडल, द साइकोलॉजी ऑफ सेविंग। हम बचत को एक गणितीय गतिविधि मानते हैं। आमदनी घटाए खर्च, बची बचत। लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। बचत आपकी आय और आपकी आकांक्षाओं के बीच का अंतर है, और आकांक्षाओं को नियंत्रित करना आपके मन का काम है। अगर आपकी आय 1 लाख रुपए महीना है और आपकी आकांक्षा 1.2 लाख रुपए महीना खर्च करने की है, तो आप कभी बचत नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी कमाएं। दूसरी ओर, अगर आपकी आय 50,000 रुपए है और आकांक्षा 40,000 रुपए खर्च करने की है, तो आप हर महीने बचत करेंगे। बचत का असली उद्देश्य, बचत सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जोड़ना नहीं है। बचत का तात्कालिक और सबसे बड़ा लाभ है मन की शांति। बैंक में 6 महीने के खर्च के बराबर की रकम होने से मिलने वाली नींद किसी भी महंगी घड़ी से कहीं ज्यादा कीमती है। बचत दर बढ़ाने का राज, आय बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन आकांक्षाओं को नियंत्रित करना आपके हाथ में है। अपनी जीवन शैली में विनम्रता बनाए रखें, भले ही आय बढ़ जाए। यही सच्ची वित्तीय बुद्धिमत्ता है। सबक, बचत की शुरुआत कितना बचा सकता हूं से नहीं, बल्कि मुझे कितने में खुश रहना आता है से करें।
एक आपातकालीन कोष इमरजेंसी फंड बनाएं। यह आपको नौकरी छूटने, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य संकट के समय मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाएगा। बचत को एक विकल्प बनाने वाली शक्ति के रूप में देखें, न कि एक बोझ के रूप में। निवेश का मनोविज्ञान, कहानियों का जाल, द सेडक्शन ऑफ स्टोरीज। मानव मस्तिष्क तथ्यों और आंकड़ों से कम, कहानियों से ज्यादा प्रभावित होता है। यही वजह है कि निवेश की दुनिया में नैरेटिव इतनी शक्तिशाली होती है। एक कंपनी जो ब्लॉकचेन, एआई, मेटावर्स जैसे ट्रेंडी शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसका शेयर बढ़ जाता है, भले ही उसका कोई मुनाफा न हो। दूसरी ओर एक पारंपरिक, सुस्थापित और लाभदायक कंपनी जो बोरिंग व्यवसाय में है, उस पर कम ध्यान जाता है। हम उन कहानियों से आकर्षित होते हैं जो भविष्य का रोमांचक चित्र पेश करती है, लेकिन निवेश में भविष्य अनिश्चित होता है और अक्सर सबसे रोमांचक कहानियों के पीछे का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। .com बबल 1999 से 2000। यह कहानी सच थी, लेकिन इस कहानी पर अंधविश्वास करके लोगों ने उन कंपनियों में पैसा लगा दिया जिनका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। नतीजा, बुलबुला फूटा। हाउसिंग बबल 2008। घर की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। यह कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों ने लोन ले लेकर घर खरीदे। सबक, निवेश करते समय कहानियों से सावधान रहे। उन कंपनियों या एसेट में निवेश करें जिनका व्यवसाय मॉडल आप समझते हो, जिनके पास मुनाफा हो और जिनका प्रबंधन ईमानदार हो। बोरिंग अक्सर बेहतर होता है। वारेन बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बोरिंग कंपनियों में निवेश करके दौलत बनाई, न कि हाईटेक स्टार्टअप्स में। द गेम ऑफ कंट्रोल। निवेश एक ऐसा खेल है जहां आपका स्कोर हर दिन, हर सेकंड बदलता रहता है। अखबार, टीवी और आपका फोन लगातार आपको बताते रहते हैं कि आप कितने अमीर या कितने गरीब हो गए हैं। यह मानसिक रूप से बहुत कठिन है। इस खेल में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वे जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे बाजार के उतार चढ़ाव से भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऊंचाई पर खरीद लेते हैं, नीचाई पर बेच देते हैं। वे लालच और डर के शिकार होते हैं। दो, वे जो खुद को नियंत्रित कर लेते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। वे एक योजना बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। वे समझते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होगा ही, लेकिन लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था और कंपनियां बढ़ती हैं। सबक, सफल निवेश के लिए आपको आंतरिक नियंत्रण हासिल करना होगा। यह कैसे करें? योजना बनाएं। लिखित निवेश योजना, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। इसमें लक्ष्य, समय सीमा, एसेट एलोकेशन और रिस्क टॉलरेंस शामिल हो। योजना का पालन करें। एक बार योजना बना लेने के बाद उस पर अडिग रहे। बाजार के शोर शराबे को अनदेखा करें। अपने आप को बचाएं। ऐसे निवेश करें जो आपको लगातार फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक बार SIP लगा दे और फिर मशीन की तरह हर महीने पैसा लगता रहेगा। यह आपकी भावनाओं को बीच में आने से रोकता है। याद रखें, बाजार पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी योजना पर नियंत्रण है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तैयारी बनाम पूर्वानुमान, प्रिपेयरिंग वर्सेस प्रिडिक्टिंग। निवेश की दुनिया में लोग भविष्यवाणी करने में डूबे रहते हैं। बाजार आगे क्या करेगा? ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी? रुपया मजबूत होगा या कमजोर? सच्चाई यह है कि कोई भी भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। अर्थशास्त्री, विश्लेषक, गुरु, सबसे बुद्धिमान लोग भी लगातार गलत अनुमान लगाते हैं। भविष्य अनिश्चित है और यही अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित बात है। इसलिए सफलता का राज भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि तैयारी करने में है। भविष्यवाणी करने वाला वह सोचता है, मुझे लगता है अगले साल बाजार गिरेगा, इसलिए मैं अभी सब कुछ निकाल लेता हूं। यदि उसकी भविष्यवाणी गलत हुई तो वह बढ़त से वंचित रह जाता है। तैयारी करने वाला वह सोचता है, मुझे नहीं पता कि अगले साल बाजार क्या करेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसलिए मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा जो हर स्थिति में टिका रहे। मैं एक आपातकालीन कोष रखूंगा ताकि बुरे समय में मुझे निवेश न निकालना पड़े। सबक, अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगाएं जिन पर आपका नियंत्रण है। आपका बचत दर, आपकी निवेश की लागत, एक्सपेंस रेशियो कम रखना, आपका एसेट एलोकेशन, शेयर, डेट, गोल्ड में विविधीकरण, आपकी टैक्स प्लानिंग, समय के साथ अनुशासन, ये सभी चीजें आपके नियंत्रण में हैं। भविष्यवाणी नहीं,
एक मजबूत लचीला वित्तीय ढांचा बनाइए जो किसी भी मौसम में खड़ा रह सके। यही सच्ची वित्तीय तैयारी है। व्यावहारिक ज्ञान और निर्णय गलतियों के लिए जगह। रूम फॉर एरर। दुनिया जटिल और अनिश्चित है। सबसे बुद्धिमान योजनाएं भी गलत साबित हो सकती हैं। इसलिए हर योजना में गलतियों के लिए जगह, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। ये एक ऐसा बफर है जो आपको अनपेक्षित घटनाओं से बचाता है। वित्त में इसका सीधा मतलब है रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म। निवेश में अगर आपको लगता है कि एक शेयर 100 रुपए का है तो उसे केवल 70 रुपए में खरीदें। 30 रुपए का अंतर ही आपकी गलती के लिए जगह है। आपकी गणना गलत भी हुई तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ऋण लेते समय अगर बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन देने को तैयार है तो आप सिर्फ 35 लाख रुपए ही लें। बाकी जगह अनपेक्षित व्यय या आय में कमी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर आपके हिसाब से रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए तो 6 करोड़ रुपए का लक्ष्य बनाएं। अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए मुद्रास्फीति, मेडिकल खर्च या किसी गलत गणना के लिए सुरक्षा कवच है। सबक। गलतियों के लिए जगह रखने का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं। इसका मतलब है कि आप विनम्र हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि भविष्य अनिश्चित है और आपकी गणनाएं गलत हो सकती हैं। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं के झटके सहने की क्षमता देता है और आपके निर्णयों को अधिक मजबूत बनाता है। जीवन और वित्त में सबसे बड़ी ताकत अस्तित्व, सर्वाइवल है। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। नथिंग इज फ्री। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन वित्तीय दुनिया में हर कीमत रुपयों में नहीं होती। कुछ कीमतें भावनात्मक होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक। शेयर बाजार में उच्च रिटर्न की कीमत वह है उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी का सहना। अगर आप उच्च रिटर्न चाहते हैं तो आपको बाजार के भारी उतार चढ़ाव सहने के लिए तैयार रहना होगा। यही उसकी कीमत है। वित्तीय सुरक्षा की कीमत वह है विस्मय, बोर्डम और संयम। आपको उन तेजी से बढ़ने वाले रोमांचक निवेशों से दूर रहना होगा जो जोखिम से भरे हैं। आपको बोरिंग, स्थिर निवेशों में रहना होगा। तत्काल संतुष्टि की कीमत वह है भविष्य की कमजोरी। अगर आप आज हर चीज खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपकी भविष्य की बचत और स्वतंत्रता है। सबक। कोई भी वित्तीय निर्णय लेते समय उसकी वास्तविक कीमत पूछें। सिर्फ रुपए नहीं बल्कि तनाव, जोखिम, समय और खोए हुए अवसरों की कीमत भी पूछें। सचेत रूप से यह तय करें कि क्या आप उस कीमत को चुकाने को तैयार हैं। यह समझने से आप अधिक संतुलित निर्णय ले पाएंगे। आप उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करेंगे जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न कमा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे किस कीमत पर वह रिटर्न कमा रहे हैं। रातों की नींद और भारी तनाव की कीमत पर दीर्घकालीन गेम खेलें। द लॉन्ग गेम। वित्तीय दुनिया में 2 तरह के खेल होते हैं। 1. अल्पकालिक खेल। यहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे टिप्स, हॉट स्टॉक्स, मार्केट टाइमिंग पर निर्भर रहते हैं। यह खेल रोमांचक है, लेकिन इसके विजेता बहुत कम होते हैं और वे भी अक्सर भाग्य के कारण। 2. दीर्घकालिक खेल। यहां लोग साधारण नियमों को लंबे समय तक लागू करते हैं। वे हर महीने बचत करते हैं, विविध पोर्टफोलियो बनाते हैं, कम लागत में निवेश करते हैं और धैर्य से कंपाउंडिंग का काम करने देते हैं। यह खेल उबाऊ लगता है, लेकिन इसके विजेता अधिक होते हैं और उनकी सफलता टिकाऊ होती है। दीर्घकालिक गेम खेलने का मतलब है कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो समय के साथ मायने रखती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर फोकस, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट पर। व्यवहार पर फोकस, न कि बाजार के अनुमान पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर भरोसा, न कि किसी एक कंपनी के भाग्य पर। सबक। अपने आप को दीर्घकालिक खिलाड़ी के रूप में देखें। इसका असर हर फैसले पर पड़ेगा। आप नौकरी बदलते समय सिर्फ तत्काल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सीख और विकास को देखेंगे। आप निवेश करते समय अगले 3 महीने के रिटर्न के बजाय अगले 30 साल के रिटर्न के बारे में सोचेंगे। आप खर्च करते समय तात्कालिक आनंद के बजाय दीर्घकालिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देंगे। दीर्घकालिक गेम खेलना आसान नहीं है क्योंकि इसके लाभ तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन यही एकमात्र गेम है जहां औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक व्यापक दृष्टिकोण। पैसे के बारे में सब कुछ पैसा नहीं है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी।
हम अक्सर दूसरों की दौलत का अंदाजा उन चीजों से लगाते हैं जो वे दिखाते हैं। बड़ी कार, महंगे कपड़े, शानदार घर, विदेशी छुट्टियां। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत वो चीज है जिसे आप नहीं देख सकते। दौलत आय नहीं है, दौलत वो पैसा है जो बचा लिया गया है, निवेश किया गया है और जिसे खर्च नहीं किया गया है। जिस आदमी के पास 2 करोड़ रुपए की कार है, उसके पास शायद 2 करोड़ रुपए कम है, क्योंकि उसने वो पैसा कार पर खर्च कर दिया। दूसरी ओर, जिस आदमी के पास एक साधारण कार है लेकिन उसके पोर्टफोलियो में 5 करोड़ रुपए का निवेश है, वो वास्तव में अधिक धनी है। सामाजिक दबाव। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो दिखावे को प्रोत्साहित करता है। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और बढ़ा देता है, लेकिन वित्तीय रूप से सफल लोग अक्सर विनम्र जीवन शैली जीते हैं। वे समझते हैं कि असली आजादी और सुरक्षा उन चीजों में है जो बैंक बैलेंस शीट पर दिखती है, ना कि ड्राइववे पर। स्वतंत्रता का प्रतीक। एक महंगी कार कहती है, देखो मैं कितना अमीर हूं। एक मोटी बचत और निवेश पोर्टफोलियो कहता है, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास विकल्प है, मुझे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। सबक। दूसरों की वित्तीय स्थिति का आकलन उनके दिखावे से ना करें और खुद के लिए यह पहचाने कि वास्तविक संपत्ति वह है जिसे आपने संचित किया है, ना कि वह जिसे आपने खर्च किया है। अपनी ऊर्जा दिखावे की दौड़ में लगाने के बजाय अपने बचत दर और निवेश को बढ़ाने पर लगाएं। यही वह असली धन है जो आपको एक दिन स्वतंत्रता देगा। अध्यलुता का निवेश, द अल्टीमेट डिविडेंड। पैसे के बारे में सोचते हुए हम अक्सर उसके भौतिक पहलू, खरीदारी, निवेश, रिटर्न में उलझे रहते हैं। लेकिन पैसा एक साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। और अगर पैसा किसी चीज के लिए है तो वह है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, विकल्प, ऑप्शंस और दूसरों के प्रति दयालुता, काइंडनेस। इस किताब में हमने जो सबक सीखे हैं, भाग्य और जोखिम को समझना, पर्याप्त का पता लगाना, यौगिक वृद्धि का सम्मान करना, स्वतंत्रता को महत्व देना, उन सभी का अंतिम लक्ष्य आपको एक बेहतर, अधिक संतुलित और दयालु इंसान बनाना है। लचीलापन। पैसा आपको जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं, बीमारी, नौकरी छूटना, पारिवारिक संकट का सामना करने की क्षमता देता है। विकल्प। पैसा आपको वह काम करने का विकल्प देता है जो आपको पसंद है, उन लोगों के साथ समय बिताने का जिनसे आप प्यार करते हैं और उन अनुभवों को खरीदने का जो आपको खुशी देते हैं। दयालुता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब आप वित्तीय रूप से सुरक्षित होते हैं तो आप दूसरों के प्रति अधिक उदार हो सकते हैं। आप परिवार की मदद कर सकते हैं, दान दे सकते हैं या किसी मित्र की जरूरत के समय सहारा बन सकते हैं। यह दयालुता ही पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ, डिविडेंड है। सबक। अपने वित्तीय लक्ष्यों को केवल संख्याओं तक सीमित न रखें, उन्हें मानवीय लक्ष्यों से जोड़ें। मेरा लक्ष्य 10 करोड़ रुपए जमा करना है के बजाय सोचें, मेरा लक्ष्य इतना जमा करना है कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रख सकूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और उन कारणों में योगदान दे सकूं जिनकी मुझे परवाह है। पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका उपयोग अच्छे या बुरे दोनों तरह से किया जा सकता है। इस किताब में बताए गए मनोवैज्ञानिक सबक आपको इस उपकरण का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बल्कि अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए करने में मदद करेंगे। आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान। पैसे का मनोविज्ञान अंततः व्यक्तिगत है। कोई एक साइज सबको फिट नहीं आता। जो बात वॉरेन बफेट के लिए काम करती है वह आपके लिए नहीं कर सकती। जो बात आपके पड़ोसी के लिए सही है वह आपके लिए गलत हो सकती है। इस किताब का उद्देश्य आपको नियम नहीं देना है, बल्कि एक लेंस देना है जिससे आप पैसे के प्रति अपने और दूसरों के व्यवहार को देख सके। यह समझने के लिए कि क्यों आप और दूसरे लोग वैसे फैसले लेते हैं जैसे लेते हैं। अपने वित्तीय जीवन की शुरुआत स्वयं को जानने से करें। आपका जोखिम सहने का स्तर क्या है? आपके लिए पर्याप्त क्या है? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय आशंकाएं क्या है? पैसा आपके लिए सबसे ज्यादा क्या खरीद सकता है? जवाब अक्सर समय और शांति होता है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजें और फिर इस किताब के सिद्धांतों का उपयोग करके एक ऐसी वित्तीय योजना बनाएं जो आपके मनोविज्ञान के अनुकूल हो। एक ऐसी योजना जिस पर आप अच्छे और बुरे समय में भी टिके रह सकें। आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान।
पैसे का मनोविज्ञान अंततः व्यक्तिगत है। कोई एक साइज सबको फिट नहीं आता। जो बात वॉरेन बफेट के लिए काम करती है वह आपके लिए नहीं कर सकती। जो बात आपके पड़ोसी के लिए सही है वह आपके लिए गलत हो सकती है। इस किताब का उद्देश्य आपको नियम नहीं देना है, बल्कि एक लेंस देना है जिससे आप पैसे के प्रति अपने और दूसरों के व्यवहार को देख सकें। यह समझने के लिए कि क्यों आप और दूसरे लोग वैसे फैसले लेते हैं जैसे लेते हैं। अपने वित्तीय जीवन की शुरुआत स्वयं को जानने से करें। आपका जोखिम सहने का स्तर क्या है? आपके लिए पर्याप्त क्या है? आपकी सबसे बड़ी वित्तीय आशंकाएं क्या है? पैसा आपके लिए सबसे ज्यादा क्या खरीद सकता है? जवाब अक्सर समय और शांति होता है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजें और फिर इस किताब के सिद्धांतों का उपयोग करके एक ऐसी वित्तीय योजना बनाएं जो आपके मनोविज्ञान के अनुकूल हो। एक ऐसी योजना जिस पर आप अच्छे और बुरे समय में भी टिके रह सकें। पैसे के साथ सफल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक साधारण खेल है जिसमें औसत बुद्धि लेकिन असाधारण व्यवहार की जरूरत होती है। यह व्यवहार धैर्य, विनम्रता और स्वयं की समझ से आता है। इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। पुस्तक समाप्त।